नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर। यहाँ से देखा जाए तो एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट का इस चैप्टर पे फोकस है। बात समझ में आ रही है? इसलिए कम लोगों का फोकस है क्योंकि वो ये चैप्टर के बारे में उतना समझ नहीं रहे कि सच में यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन आपकी आंखों के सामने है, देख सकते हैं 11th-12th में पूछा गया है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो 6 to 8 में भी क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया है आना। टियरी 2 में आ गया, टियरी 3 में भी आया है क्वेश्चन। तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है हम सभी के लिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपके लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, जिस भी जगह से आया है, मैं आपके बीच ला के रखूँगा। तो बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आसानी से आपके पास पहुँच सके। यदि हम बात करें, चैप्टर का नाम है म्यूटेशन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे शरीर में बहुत सारे हैं और आपको पता होना चाहिए वो ग्रंथियाँ जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर को सही से चलाने में हेल्प करते हैं। तो उसी का यहाँ पे बात हम लोग करेंगे। अंडरस्टैंड? एक सेकेंड दीजिए मुझे ज़रा। जी, मैं फ़ोन को थोड़ा वाइब्रेशन मोड में कर दे रहा था, वरना फ़ोन आएगा क्लास में बीच में बजना अच्छा बात नहीं है ना। ध्यान से उतर गया था, क्लास स्टार्ट मैंने कर दी, इसीलिए मैंने उसे रोक दिया। चलो कोई नहीं, आप शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। एकदम गौर से देखिएगा, सारी बात समझ में आएगा। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है? हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड काइनेज गतिविधि को लक्षित करता है? कौन सा कहाँ पे फोकस करता है? काइनेज गतिविधि को लक्षित करता है। तो आपका आंसर निकल कर आएगा टायरोसिन। टायरोसिन जो है यही एमिनो एसिड है जो काइनेजेन गतिविधि को लक्षित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है फ्लैजिला में सूक्ष्म नलिका की 9 से 9+2 व्यवस्थित होता है। सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिका की 9+0 व्यवस्थित होता है। काइनेटोसोम और सेंट्रियोल की रचना समान होती है। ये बातें सही लिखी गई यहाँ पे। इसका आंसर हम लोग डी देंगे, एक से ज़्यादा आंसर इसमें सही होगा। क्लियर है बातें? यहाँ कह रहा है डीएनए के एक खंड का जीनोम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन क्या कहलाता है? ये जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कुछ भी नहीं है आंसर, ठीक है? इसमें से ई जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डीएनए बाध्यकारी प्रोटीन जो जीवाणु जीन के प्रतिलेखन को आरंभ करता है क्या कहलाता है? तो इसका भी आंसर ई जाएगा। इनमें से कोई ऑप्शन आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक आनुवांशिक कोड पतित है तो इसका मतलब है कि, ऑप्शन देखेंगे, पहला पढ़ेंगे ऑप्शन। एक दिया गया क्षार त्रिक एक से अधिक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकता है। तो इसका आंसर यही होगा। बात समझ में आ रही है? इसका ए ही आंसर हो जाएगा 5 का। वैसे और ऑप्शन यहाँ पे आप इसे पढ़े जरा। जेनेटिक बहाव की घटना का सबसे अधिक किस आबादी में होने की संभावना होती है? आंसर हो जाएगा छोटी और इनब्रीड। जितने भी इनब्रीड और छोटी होती है उन सभी में जेनेटिक बहाव होने की एक घटना देखी जाती है, ठीक है? 11th-12th में पढ़ने का ये क्वेश्चन है। नीचे क्लास में भी पूछा जा सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हाँ, 11th-12th वालों के लिए, 9th-10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाइब्रिड और किसी भी माता पिता के बीच क्रॉस को कहा जाता है। तो इसको हम ऑप्शन में तो है ही नहीं, इसमें से तो आंसर नहीं हो जाएगा इसका, ठीक है? नेक्स्ट है
विषमयुग्मी लंबा पौधा स्वयंभू होता है। यह लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे पैदा करता है। यह मेंडल के किस नियम की पुष्टि कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा पृथक्करण का नियम, इसको बोला जाता है। पृथक्करण का नियम जो मेंडल ने दिया था वही है इसमें। पृथक्करण का नियम ये कहता है कि कुछ गुण जो है पृथककारी पड़ा रहता है, लेकिन उसके द्वारा आगे के जनरेशन में बाहर वो गुण निकल सकता है और अपना लक्षण दिखा सकता है। कह रहा है अलवण जलीय पौधे में जानवरों के जीव के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास कितना है? मतलब मृदु वाटर, यहाँ कहना क्या चाह रहा है, जो मीठा पानी में रहने वाला जीव है उसका पीएच मान कहाँ से कहाँ तक रहना सही है, तो जीव सही रहेगा। ये तो बहुत गड़बड़ है। इसका आंसर जो परफेक्ट हो जाएगा सी देना सही रहेगा। थोड़ा सा देखिए 7 होता है बीच में, 7 तो न्यूट्रल होता है जहाँ पे पानी होता है। 7 से थोड़ा सा ऊपर गया बेस हो गया, मतलब क्षार हो गया। थोड़ा सा नीचे आया एसिड हो गया। इससे ऊपर नीचे होने पर वहाँ के उसमें जो पलने वाला जीव है उस पर खतरा मंडराने लगता है। समझे? यहाँ ध्यान दीजिए। किस लक्षण में हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न होते हैं? देखिए आपने हार्मोन्स भी सुना है, एंजाइम्स भी सुना है, लेकिन आज के पहले बहुत लोग नहीं जानते रहे होंगे कि किस कारण से इन दोनों को अलग अलग नाम दिया गया, दो चीज़ कहा गया है। बात समझे? तो किस लक्षण में हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न होता है, तो आपका आंसर यहाँ से आप देंगे ये सब प्रोटीन्स नहीं होते हैं। मतलब जितने भी हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं यह प्रोटीन्स नहीं होते, इसी के कारण ये दोनों डिफरेंस आ जाता है। मधुमेह के रोगी के मुंह में शर्करा उत्सर्जन का कारण इंसुलिन की कमी, एड्रीनलिन की अत्यधिक स्राव, वैसोप्रेसिन का कम स्रवण। आंसर क्या दीजिएगा? बड़ा आसान है, इंसुलिन का अल्प स्राव। इंसुलिन शरीर में कम बन रहा है, इसीलिए ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ रहा है, तो आप सुने होंगे कि उसको अलग से इंसुलिन का सुई दिया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। इसका भी ए था, इसका भी यही आंसर होगा। मनुष्य में ग्लूकोज एवं रुधिर की मात्रा, रुधिर दाब एवं हृदय स्पंदन किसके कारण बढ़ जाते हैं? तो थर्ड का आप आंसर देंगे कि एड्रीनलिन के कारण बढ़ता है। फिर से सुनिए, मनुष्य में ग्लूकोज एवं रुधिर की मात्रा, रुधिर दाब एवं हृदय स्पंदन किसके कारण बढ़ जाता है? तो एड्रीनलिन के कारण बढ़ता है ये। और इसी को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। कभी भी हम लोग गुस्सा में होते हैं या कोई घटना में हो जाते हैं, डर रहे होते हैं, उस समय इससे हार्मोन निकलता है, हम लोग को हिम्मत देता है, बचाता है। आगे है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का स्रावन करने वाली ग्रंथि कौन सा है? बहुत लोग एकदम पहली बार लाइफ में सुन रहे होंगे इस हार्मोन का नाम, लेकिन घबराना नहीं है, अब आप जान जाइए। एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा ये निकलता है। कहाँ से निकलता है? एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा ये निकलता है। क्लियर है बातें? क्लियर हो रही है बातें? किसी तरह का दिक्कत तो नहीं हो रही है? आगे कह रहा है, इसका तो आंसर ही हमने बता दिया। नेक्स्ट है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रवण करने वाला, ये तो समझ लीजिए 1 to 5 वाले के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रवण करने वाली रचना। ऊपर से नीचे तक किसी भी क्लास का आप तैयारी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कॉपर्स लुटियम अंडाशय में बना होता है। ये जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रवण करने वाला रचना कहाँ होता है? अंडाशय, अंडाशयों में होता है, जिसको कॉपर लुटियम बोलते हैं। यहाँ पे आका एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण कम हो जाए तो क्या घटना होगी? तो आंसर हो जाएगा इसका, गर्भाशय की भीतरी एपिथीलियम खंडित हो जाती है। जैसे ही एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण कम होने लगता है तो गर्भाशय की भीतरी एपिथीलियम खंडित होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। याद रहेगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी बाद मंडल के नेता है, क्योंकि यह, देखिए पीयूष ग्रंथि जो है सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करने के लिए सारे ग्रंथि को एक्टिवेट करता है, एक तरह से कई ऑर्डर फरमाता है। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों? तो 7 का आप आंसर दे दीजिए कि अन्य प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां का नियंत्रण करता है। यही ना होगा जी, सबका नियंत्रण कर रहा है। जितने भी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां उस सबका नियंत्रण कौन कर रहा है? पीयूष ग्रंथि। क्लियर हुई बात है?
यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? सुपर हिट क्वेश्चन है। अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें मान के चलिए कि ये परफेक्ट क्वेश्चन कहलाएगा आपका। आंसर दीजिएगा इसका अग्नाशय से। यकृत में ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय से होता है। पैनक्रियाज अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वह उपापचयी थायराइड के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि से नियंत्रित होता है उपापचयी दर। क्लियर हो रही है बातें? याद हो रही है? पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? अगर कोई लड़का जवान हो रहा है तो कौन सा हार्मोन उसको जवान करेगा? तो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन या स्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर हो रही है बातें? याद हो रही है? ऑप्शन देखिए, वृद्धि हार्मोन है, थायरोक्सिन है। आंसर दीजिए टेस्टोस्टेरोन। इसको सेक्स हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है? बताइए जरा। कुफिंग का रोग है, कुशिंग का रोग है, या क्रिटिनिज्म है, इंसुलिन है, क्या बीमारी होगा? तो आप जान लीजिए, इसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। ठीक है, क्रिटिनिज्म जो बीमारी है गला से संबंधित है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि वैसोप्रेसिन का कार्य क्या है? वैसोप्रेसिन का कार्य क्या है? माइंड में आज के बाद रखिए, इसमें ये सारे कार्य हैं। धमनियों का सिकोड़ना, वृक्क नलिकाओं में जल की पुनर्अवशोषण का बढ़ाना, रुधिर दाब को बढ़ाना। वैसोप्रीन का कई सारे काम हैं। डी आंसर देना परफेक्ट हो जाएगा इसका, डी। एक से ज़्यादा आंसर। एड्रीनल कॉर्टेक्स के अल्प स्त्राव से होने वाला रोग है। मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स यदि कम मात्रा में रिलीज हो रही है शरीर में तो कौन सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे कि एडिशन का रोग हो जाएगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स यदि कम निकलेगा तो एडिशन का रोग हो जाएगा शरीर के अंदर। एडिशन का रोग याद रखिएगा। नया लग सकता है, घबराने की लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, नया लगने दीजिए ना। नया नया चीज़ सुन सुन के तो पुराना होता है ना। मैं फिर रिवाइज कराऊंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाकर। इन सारे क्वेश्चन का फिर से रिवीजन होगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस से मुक्त होने वाली हार्मोन्स होते हैं। थोड़ा देर पहले भी क्वेश्चन आया था, ऑक्सीटोसिन एवं वैसोप्रेसिन होता है। दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन है। न्यूरोहाइपोफाइसिस से मुक्त होने वाला हार्मोन्स है तो ऑक्सीटोसिन एवं वैसोप्रिन। यहाँ देखिए, ऑक्सीटोसिन है बट इसके साथ प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन तो लेडीज़ में होता है, दूध के लिए बनता है, वो है, लेकिन नहीं, ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों में बनता है, ऑक्सीटोसिन एवं वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट देखिए, नीचे कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि को ऑपरेशन से हटा दे तो रुधिर में सोडियम कम और पोटेशियम अधिक हो जाता है। इसका कारण है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एड्रीनल कॉर्टेक्स का क्षय होने लगेगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स का क्षय होगा, इस वजह से क्या हो जाएगा? सोडियम कम हो जाएगा और पोटेशियम अधिक मात्रा में शरीर के अंदर रुधिर में बन जाएगा। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन, किस सेट के रोग हार्मोन्स के अधिक स्त्राव से होता है? जो तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में किससे हो रहा है? हार्मोन अधिक निकलने से हो रहा है। तो आपका जवाब हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि अग्रातिकायता जो है एवं नेत्रोसेंधी गलकंड, ये दोनों जो रोग है ये दोनों हो जाता है हार्मोन्स अधिक निकलने से। अग्रातिकायता तथा नेत्रोसेंधी गलकंड। नेक्स्ट है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य है। प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य है गर्भाशय की दीवार को मोटा करना, रुधिर परिसंचरण को बढ़ाना और इसके कोशिकाओं में वसा और ग्लाइकोजन के भंडारण को बढ़ावा देना। तो एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा इसमें, तीन आंसर है, इसलिए डी आंसर दे दीजिए, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस उपचय के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का उपचय के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो आपका आंसर जाएगा कि सर ये पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलता है, पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट है, संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? मैं थोड़ा देर पहले भी बताया था, तो अधिवृक्क आंसर हो जाएगा। अधिवृक्क से क्या होता है, जब हम लोग कोई घटना में या कुछ सिचुएशन में होते हैं तो उस समय ये निकलता है और हम लोग को हिम्मत देता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लैंगरहंस की दूपिकाओं का कार्य बंद हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्त्रवन नहीं होगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लैंगरहंस की बीटा जो सेल है उससे इंसुलिन निकलता है, बात समझे? तो इंसुलिन नहीं निकलेगा तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दुग्ध ग्रंथियों को दूध के स्रवन हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थोड़ा देर पहले मैं बताया था, क्वेश्चन में ऑप्शन में था, तो प्रोलैक्टिन था, जो दूध ग्रंथि को एक्साइटेड करके उसके अंदर। हार्मोन्स के लिए कौन सी बात सही नहीं है? हार्मोन्स कहता है ये सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होती है, ये सब प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ये उत्प्रेरकों का काम करते हैं। तो आंसर यही हो जाएगा, ये उत्प्रेरक का काम नहीं करते हैं, यही गलत है, सही नहीं है ये लाइन। ये सूक्ष्म मात्रा में निकलते हार्मोन सही है, ये सब प्रोटीन्स नहीं होते हैं, सारे हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होते, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है थाइमस ग्रंथि विकसित होती है भ्रूणीय, थाइमस ग्रंथि विकसित होती है भ्रूणीय। आपका आंसर जाएगा एंडोडर्म से। थाइमस ग्रंथि का विकास जो होता है भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। क्लियर हो रही है बातें? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स ACTH का स्रवन करने वाली ग्रंथि कौन सा है? तो आंसर दीजिएगा, पीयूष ग्रंथि है। कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH का स्रवन करने वाला कौन है? पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट है आपका कि द्वितीयक दूत किस पदार्थ को कहा जाता है? तो आंसर आप देंगे CAMP को कहा जाता है, CAMP को कहा जाता है। रेनिन का कार्य क्या है? बताइए जरा। रेनिन का कार्य है एंजियोटेंसिनोजन 2 में विखंडन करना, मतलब एंजियोस्टोजन जो है उसको 2 में, उसके पार्ट 2 में बदलता है दूसरे में, रेनिन का यह कार्य है। प्रोटीन हार्मोनों को रुधिर से ग्रहण करने वाले पदार्थ होते हैं कोशिकाओं के। आंसर आप देंगे कोशिका कला में। कहाँ होता है? कोशिका कला में। प्रोटीन हार्मोनों के को रुधिर से ग्रहण करने वाले पदार्थ होते हैं कोशिका कला में। नेक्स्ट है आपका रजोनोवृत्ति से मूत्र में किसका अधिक उत्सर्जन होने लगता है? 28 का आप जवाब दीजिएगा, FSH का अधिक निकलेगा। रजोनोवृत्ति जब होती है, ये फीमेल से रिलेटेड है, तो उससे क्या होता है? FSH अधिक निकलने लग जाता है। लेडिंग की कोशिका कहाँ होती है? इसका श्रवण करती है, मतलब किसका श्रवण करती है? तो आप कहेंगे ब्रीसन एवं टेस्टोस्टेरोन का। लेंडिंग की कोशिका कहाँ होती है? तो ब्रीसन में। और किसका श्रवण करती है? तो टेस्टोस्टेरोन को निकालती है। पता था? नहीं पता था तो पता करिए। लेंडिंग की कोशिका कहाँ होता है? ब्रीसन में, एवं ये क्या निकालता है? टेस्टोस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के हार्मोन करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका थायराइड एवं अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रेरण। क्या हो जाएगा? थायराइड एवं अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रेरण करती है पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड। क्लियर है? नेक्स्ट है हैजा। कोलेरा के रोगियों को नमक का जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि मतलब नमक वाला पानी उसको चढ़ाया जाता है, क्यों? तो उसमें सोडियम आयन की शरीर में जल को रोकते हैं, सोडियम आयन शरीर में जल को रोकते हैं, इसीलिए। स्त्री में 28 दिन के अंडशयी चक्र में अंडोत्सर्ग आदर्श रूप से किस दिन होते हैं? अंड कब निकलता है? जो परफेक्ट एक साइकिल माना जाता है तो 14वें दिन निकलता है। और कहा भी जाता है कि जितनी भी फीमेल होती है जो पुरुष कंडोम का यूज़ नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा सजेशन दिया जाता है, या बहुत महिलाएं पिल्स का यूज़ नहीं करती है, उनके लिए यही सजेशन होता है कि सुरक्षित यौन संबंध बनाने का तरीका क्या है कि बच्चा ना ठहरेगा, वो आप 14 दिन से पहले तक कर सकते हैं, यानी 10 से 12 दिन तक आप करिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ उस दिन से कर सकते हैं। तो ये एक सेफ जोन माना जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये 14 दिन तक निकलता है, और 14 दिन से लेकर मतलब निकल कभी कभी 12 दिन में भी जाता है, इसलिए 10 दिन तक सेफ माना जाता है। तो 12 दिन मान के चलते हैं, 12-14 दिन से लेकर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
जी हाँ, 22-23 दिन तक ये मतलब 22वां-23वां दिन तक इंतज़ार करता है। उसके बाद फिर सेफ ज़ोन आ जाता है। उसके बाद फिर ये डेड हो जाता है और उसके बाद 3, 4, 5 दिन फिर सेफ ज़ोन होता है, जिसमें सेक्स करने से बच्चे ठहरने के चांस न के बराबर होते हैं। उसके बाद 28वां दिन क्या होते हैं वो तो पता ही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलते जो यहाँ बताया गया है। तो ये सब बहुत ज़रूरी जानकारी है जो पता होना चाहिए। तो 32 का आंसर क्या देना सही रहेगा? 14वें दिन। नेक्स्ट है आपका कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कैल्सिटोनिन का प्रभाव, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कैल्सिटोनिन का प्रभाव के बारे में पूछ रहा है। तो आप कहेंगे रुधिर में कैल्शियम की मात्रा घटाना। क्या है? थायराइड ग्रंथि द्वारा, कौन सा? थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो कैल्सिटोनिन है ना, तो ये क्या करता है? रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को घटा के रखता है। नेक्स्ट है कि नर गर्भ निरोधक के लिए एक संभावित वैक्सीन किस पर आधारित है? ये नर मतलब मेल के लिए, पुरुषों के लिए बात कर रहा है। गर्भ निरोधक के लिए कौन सा एक वैक्सीन है? तो ये क्या चीज़ पे आधारित होता है? तो आप देंगे टेस्टोस्टेरोन के आधार पर होता है, टेस्टोस्टेरोन के आधार पर होता है। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन से इंसुलिन किस एक बात से भिन्न होती है? वृद्धि हार्मोन और इंसुलिन में खरा अंतर बताना है। कैसे आप अंतर बताएंगे? तो आप कहेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा वह वसा कोशिकाओं के निकट लिपोप्रोटीन लाइपेज को उत्तेजित करता है। वृद्धि हार्मोन से इंसुलिन किस एक बात से भिन्न होता है? तो इंसुलिन इसी बात से भिन्न होता है कि इंसुलिन क्या करता है, वो एक कोशिकाओं के निकट लिपोप्रोटीन लाइपेज को उत्तेजित करता है। अच्छा क्वेश्चन है। mRNA का निर्माण होता है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, केंद्रक में होता है। mRNA कहाँ बनता है? केंद्रक में। ये आता है क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? हार्मोन से होने वाला ये तीनों में कौन सा बीमारी है? तो आप लोग पकड़ लिए होंगे। घेंघा रोग जो होता है हार्मोन से होता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला हाइपोथैलेमस। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। बताइए ज़रा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 39 नंबर। क्या जवाब निकला? जी हाँ, अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। एड्रीनल ग्रंथि जो है ये क्या करता है? अधिवृक्क ग्रंथि दाब का नियंत्रण, रक्त प्रेशर का नियंत्रण करता है। अच्छा, इनमें कौन अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी समझते हैं, जो कि ब्लड के अंदर अपना जो स्राव है वो करता है। तो अंडाशय ब्लड के अंदर जाता है? नहीं ना जाता है, अंडाशय तो बाहर निकलता है। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है तो ब्रूनर ग्रंथि इसका आंसर देना सही रहेगा। समझे? ब्रूनर ग्रंथि। यहाँ पे है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अभी आपने देखा है ऊपर में, अब आपके सामने 3 ऑप्शन है। वहाँ ग्रंथि था, यहाँ पे बदल गया। ब्रेन का कौन सा हिस्सा? सेरिबेलम द्वारा, सेरिब्रम द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा। मुझे पता है ये लमसम लोग जानते होंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, मेडुला ऑब्लोंगेटा यही है रक्तदाब और श्वसन गति को नियंत्रित करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट है निम्न में नैरो यानी संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है? तो आपका आंसर जाएगा पेनिसिलिन जी। ये जो है नैरो है स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों में होने वाले एक अपसामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण वे सदैव बांझ होते हैं, क्योंकि उसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है। जैसे 47 XX होना चाहिए था, मतलब XY एक बढ़ जाता है, तो ये क्या कहलाता है? आप देख सकते 47, 48, 49, 50 हो गया, लेकिन कुछ गड़बड़ यहाँ लिखा गया लगता है मुझे। एक ही बढ़ता है, यहाँ पे 47 लिखा है, ये अलग अलग लिखा है, पता है? ऐसा नहीं सोचिएगा। इसमें 47 हो गया है गुणसूत्र 46 के जगह पर, तो एक बढ़ा हुआ है, एक से एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो जिसमें ऐसा हो जाता है वो बांझ हो जाता है, मतलब अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाता है वो जेंट्स। 43 का आप जवाब दे देंगे। क्लाइनफेल्टर संलक्षण कहलाता है।
क्लाइनफेल्टर संलक्षण। यहाँ है कि पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया जाता है? कौन सा कवक उपयोगी पाया जाता है, सो कह रहा है। 44 का जवाब आप देंगे ट्राइकोडर्मा विरिडे। ट्राइकोडर्मा विरिडे पादप रोगों में जैविक नियंत्रण करता है। रक्ताल्पता एनीमिया है एक अनुवांशिक रोग, अल्पता रोग और संक्रमण रोग। तो अल्पता रोग है, किसी चीज़ की कमी से जब कोई रोग हो तो उसे अल्पता रोग के अंतर्गत रखा जाता है। और जेनेटिकली उसको बोलते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, आगे कह रहा है संक्रमण रोग, जो एक से दूसरे में होता है, वायरस से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? संक्रमण रोग कहा जाता है। 46 का जवाब दे के बताइए जरा, वो तो हो गया। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? 46 का जवाब मांग रहा है आपसे। तो कह रहा है इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है, ये दोनों चीज़ होता है। अब जब भी देखेंगे जनन नियंत्रण गोलियाँ तो उसमें 5 गोली दिया जाता है। बात समझ में? एक गोली जो होता है, मुझे ये नहीं पता है उतना, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, इसी में से होता है। 4 गोली इसका शायद रहता है और 1 गोली इसका रहता है, ऐसा ही कुछ करके रहता है। ठीक है, उसमें यही दिया जाता है। यहाँ पे आपका कि ओठ, जिसको लिप्स बोलते हैं, विदर्ता यानी फटना, मोतियाबिंद, अंधता, पोषी एवं अल्सर किस विटामिन के अभाव को व्यक्त करने लग जाता है? लिप्स वगैरह फटने लग जाता है, पैर वगैरह फटने लग जाता है, तो आंसर दीजिएगा आप, विटामिन B2 की कमी से ऐसा होता है। मैरी साक्षरता देने वाली है, मतलब क्या देने वाली है? इंटरव्यू। लेकिन साक्षरता देने के 5 मिनट पूर्व वह पसीना निकलने, स्वेदन, हृदय स्पंदन दर और श्वास दर बढ़ने आदि का अनुभव करती है, या 5 मिनट में उसके शरीर में पसीना निकलने लगता है, हृदय स्पंदन और श्वसन दर अधिक बढ़ जाती है। कृपया बताएं कि उसका व्याकुलता, बेचैनी के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? थोड़ा देर पहले मैं बताया था, जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन के बारे में। जवाब दीजिए। आपका आंसर होगा एड्रीनल एवं नॉरएड्रेनालिन, यही आंसर होगा। एड्रीनलिन एवं नॉरएड्रेनालिन के कारण ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट आपका कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग यानी सेक्स ऑर्गन्स कौन सा है? प्रोस्टेट है, ब्रीसन है, या बास डिफरेंस है? बता सकते हैं? आंसर ब्रीसन हो जाएगा। कह रहा है मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं, जिसको इन्वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं, जो हम लोग की इच्छा के हिसाब से नहीं होता, अपने हो जाता है। जैसे कि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर है, लार हो गया, मुंह से लार निकलना, और उल्टी होना, कोई इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसको कौन नियंत्रित कर रहा होता है? तो उसको नियंत्रित मेडुला करता है। कौन सा? मेडुला। कौन सा हार्मोन नहीं है? तो आपका जवाब होगा हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है, थायरोक्सिन हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन है, हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं आता है। घेंघा डैश की वजह से उत्पन्न होने वाला बीमारी है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन की कमी से हो जाता है। क्लियर हुई बात है? और आइए और क्वेश्चन देखेंगे अभी। मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है कि एग्जाम वाला ही क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, तो आपको अच्छा तो लग ही रहा होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पेंटोथेनिक अम्ल को सामान्य क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब निकल के आएगा कि विटामिन B5 कहा जाता है पेंटोथेनिक अम्ल को। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन C को। तो एक क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा विटामिन का नाम बताइए जो अम्ल भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन C। विटामिन E का नाम बताइए तो जरा कमेंट्स में क्या होता है? बता दिया आपने, कमेंट कर दिया। अब मैं आगे बोलूँ, इसका नाम है टेकोफेरॉल या टोकोफेरॉल कर सकते हैं इसका नाम। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी जंतु को उड़ने में काबिल बनाती है? ग्रंथि कौन सा है जो उड़ने में काबिल बना रहा है?
तो आंसर आपका निकल के आएगा अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है हार्मोन थायरोक्सिन को सामान्यतः डैश कहा जाता है। हार्मोन थायरोक्सिन किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो आप कहीं इसको T4 के नाम से जानते हैं। थायरोक्सिन को T4 बोलते हैं। T4 थायरोक्सिन, T4 बस याद रखना इस तरीके का। निम्न में से कौन सा हार्मोन कह रहा है युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, मतलब जवान करता है? आसान है, जवाब दे लिए होंगे। टेस्टोस्टेरोन थोड़ा देर पहले आया था, बस क्वेश्चन बदल दिया है पूछने का तरीका। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला, सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन है, आंसर यही हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म यानी एपिडर्मिस का एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे डैश कहा जाता है। तो आप कहेंगे इसको बोलते हैं कटीन। कटीन बोलते हैं उसको, जो बाहर में मोटा सा एक बना रहता है जिस वजह से पानी का वो नहीं हो पाता ह्रास। कह रहा है किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमास्म के बीच की संधि को क्या कहते हैं? जैसे दो तंत्रिका तंत्र है वो आपस में कनेक्ट होता है, उस संधि का नाम पूछ रहा है, तो उसको बोलते हैं सिनेप्स। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, फंसा लेता है, तो याद रखना है इसको, सिनेप्स कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी तंत्रिकीय कोशिका के अक्षीय सिरे मतलब हेड के ऊपर में जो बाल रहता है सो, और दूसरे तंत्रिका कोशिका के ध्रुमास्म में मतलब नीचे वाले पार्ट के बीच की संधि को क्या कहते हैं? सिनेप्स। नेक्स्ट है कि पुरस्थ ग्रंथि जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं से होने वाला स्त्राव में डैश प्रवेश करता है? तो आप कहेंगे मूत्र मार्ग वाला स्त्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। क्लियर हुई? यहाँ तक में जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट थे, मुझे आधा घंटा लगा। आपके सामने मैंने क्वेश्चन तकरीबन 70 के करीब क्वेश्चन आपके बीच रखा। अब आइए जो भी क्वेश्चन हमने करा है उसके कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं ताकि कुछ आइडिया लगे कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए जरा, उतना मज़ा तो नहीं आएगा लेकिन क्या करिएगा, जो टफ चीज़ है कहीं ना कहीं हम लोग को क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम और आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर काम हो जाएगा ख़राब। क्योंकि हल्का हल्का पढ़ाई करके नौकरी तो नहीं हो रहा है आजकल ना, तो हम लोग को टफ चीज़ पढ़ना पड़ रहा है। और मैं पढ़ाने में तो एक्सपर्ट ही हूँ। कम बच्चा देखता है मेरा वीडियो, लेकिन मुझे पता है रिजल्ट उन्हीं में से आता है। यहाँ कह रहा है टायरोसिन अमीनो एसिड का काइनेज गतिविधि को लक्षित करता है। प्रोटीन कीनेज सेलुलर एंजाइमों का एक विविध समूह विकास, कोशिका चक्र नियंत्रण, प्रसाद, विभेदन, प्रवासन, सेलुलर अस्तित्व और पेप्टोटिक प्रेरण जैसे सामान्य सेलुलर कार्य को बनाए रखने में मौलिक भूमिका निभाता है। सामान्य तौर पर रिसेप्टर टायरोसिन किनेज आरटी के डीमर में जुड़ जाते हैं, जबकि लिगैंड उसके बाह्य कोशिका क्षेत्र में जुड़ जाते हैं। इसमें बंधा हुआ लिगैंड जो अभी एक भाग या कोई भी डीमर इंटरफेरेंस नहीं बना सकता है, दो व्यक्तिगत रिसेप्टर अणुओं के बीच एक विशिष्ट संबंध को स्थिर करके रिसेप्टर्स को सक्रिय कर देता है। क्लियर है बात? आगे है आपका कि किनेज एंजाइम जो विशेष रूप से टायरोसिन अमीनो एसिड को फॉस्फोराइलेटेड करते हैं उन्हें टायरोसिन किनेसेस कहा जाता है। एक रिसेप्टर टायरोसिन किनेज आरटी के सेलुलर झिल्ली पर स्थित एक टायरोसिन किनेज है और इसके बाह्य डोमेन के माध्यम से एक लिगैंड के बंधन द्वारा सक्रिय होते हैं। क्लियर है बात?